इतिहास विषय है बदलाव का, फिर चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो। और भूतकाल में जितने भी बदलाव हुए हैं उनका परिणाम वर्तमान में देखने को मिलता है। तो वर्तमान की स्थिति को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि भूतकाल को पढ़ा जाए, और इसी को इतिहास कहते हैं। अब तक हमने देखा कि वैदिक सभ्यता को दो फेज में डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वहाँ का जो समाज था एक आदर्श समाज का एग्जाम्पल की तरह उभरा। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें पूजनीय समझा जाता था यहाँ तक कि, और पुरुष और महिला को समाज के या कहें तो सोसाइटी के दो इक्वल पिलर्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा था। धार्मिक आडंबर नहीं थे, कोई बुराइयां नहीं थी, कोई कुरीतियां नहीं थी। चाइल्ड मैरिज टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो वहाँ पे नहीं थी, ना देखने को मिलती हैं। वहीं जब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे समाज थोड़ा आते आते कठोर हो चुका था। जो वर्ण व्यवस्था जो पूर्व वैदिक काल में थी, जो कर्म आधारित थी, अब जाति हो गई थी, जाति बन चुकी थी वर्ण व्यवस्था, और ये जन्म आधारित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त होती हैं और आगे जाके बहुत कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। वहीं साथ साथ हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता में लोहे का आविष्कार हुआ था, कहें तो इसीलिए इसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इनको जैसे ही लोहे से इनका परिचय हुआ, तो लोहे का प्रयोग इन्होंने कृषि में, कृषि यंत्रों को बनाने में किया, तो कृषि का उत्पादन बढ़ा। अब जैसे जैसे किसानों का उत्पादन बढ़ा, तो उन्होंने अच्छे से टैक्स भी दिया राजा को, तो उनके राजा भी सख्त हुए। तो छोटे छोटे कबीले अब छोटे छोटे राज्य के रूप में उभरे, और उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ता है, और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली होगा वो आगे जाके एक साम्राज्य के रूप में उभरता है, जो कि जैसे मगध का साम्राज्य बना। तो मगध के पीछे जो फैक्टर्स रहे, कैसे उसका उत्कर्ष हुआ, क्या उसकी वजह रही, क्या उसका कैसे उसके रूलर्स रहे, क्या उसको फायदा मिला, क्या लोकेशन का फायदा मिला, क्या उसकी इकोनॉमी रही, क्या उसकी सोसाइटी रही, तो इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, इतिहास में कुछ भी पढ़ना है तो हमें उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो हम एक चीज लेके आए हैं अभी आपकी, तो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है ये, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही है। तो ये क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है, और हम लोग अभी यहाँ पे हैं 2020 में। यहाँ से हमें पीछे का ये पूरा पढ़ना है। तो अभी हमने हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, और हम चल रहे हैं यहाँ पर। अभी आज हम जो कवर करेंगे ये 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक का समय। इससे पहले हम कवर क्या कर चुके हैं, स्टोन एज हमने अभी कवर किया नहीं, उसको हम छोड़ दिया है, बाद में देख लेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे देख लेना इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में कि 2 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स पहले का जो टाइम पीरियड है वो से स्टोन एज कहते हैं। इसी में पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज आता है, ठीक है, जो कि पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के रूप में पढ़ते हैं हम। इसके बाद हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेके 1300 BC के बीच हमें देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे 1500 से 600 के बीच में हमने वैदिक सभ्यता कवर की पिछली वीडियो में। अब हम आ गए हैं 600 से 325, मतलब इस टाइम पीरियड को हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आगे कवर करेंगे और जो राज्य उभरेंगे, छोटे छोटे राज्य। अशोक के बाद का जो थीम बनेगा, शक, फॉरेन इन्वेजन होगा, ग्रीक, इंडो ग्रीक जहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो इसके बाद 01 कॉमन एरा जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होगा। इसके बाद से अब ये 1 2 3 जो गिनती है वो पॉजिटिव में शुरू हो जाएगी, यहाँ से कहा जाएगा AD, एनो डोमिनी, ठीक है। इससे पहले था कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा, BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो एक जो 0 और 1 जो समय है, ये वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो हमने इनको बेस बना के एक टाइमलाइन बनाई है, इसके पहले का समय, उसके बाद का समय। तो अभी हम एंशिएंट इंडिया में कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो 3300 BC से लेके 712 AD तक। 712 AD वो समय है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया था और अरबों का आक्रमण माना गया था। वहां से मध्यकालीन भारत शुरू होता है। तो ये है मध्यकालीन भारत, यहाँ पे 712 से लेके 1757 तक। इसी में मुगल, दिल्ली सल्तनत सब पढ़ते हैं हम, ठीक है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये अंग्रेजों का ऑफिशियल वॉर था इंडिया में, और अंग्रेज यहाँ पे ऑफिशियल रूलिंग करने लगेंगे। तो ये आधुनिक भारत कहलाएगा यहाँ तक 1947 तक। उसके बाद से तो हम इंडिपेंडेंट हो ही गए हैं। तो फिर ये आधुनिक भारत है, ये मध्यकालीन भारत है, और अभी हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया। तो ऐसे ही किसी टॉपिक को भी पढ़ना है तो हमेशा क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड बना के चलो,
तो मजा आता है, उससे एक थीमेटिक भी मिल जाता है इतिहास का। और हिस्ट्री को अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में हम स्प्लिट कर लेते हैं तो आसान होता है पढ़ना, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और सारी डेट्स आपस में याद करना आई थिंक इतना आसान नहीं है। तो इसे आप छोटे टाइम इंटरवल में स्प्लिट कर लें और आराम से ऐसे ही पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। तो मगध के उत्कर्ष में हमें 3 वंश पढ़ने हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी है, यहाँ शुरू करेंगे। तो राइज, उससे पहले थोड़ा सा राइज ऑफ मगध देख लेते हैं कि मगध कहाँ पे है। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ये इंडिया का मैप है। ठीक है, और इस मैप में ये जो नेम लिखे हैं ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, तो इनमें से ये जो मगध है इसको फायदा मिला इसका ज्योग्राफिकल रीजन का। यहाँ पे लोहे के भंडार मिले तो इस वजह से इनके जो अस्त्र शस्त्र बनाने में भी काफी फायदा मिला, किसान सशक्त हुए। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा साम्राज्य बन के उभरेगा। प्लस यहाँ पे नदियां इनकी प्रोटेक्ट कर रही थी इस एरिया को, गंगा और सोन नदी। तो गंगा और सोन नदी प्लस चंपा नदी भी यहाँ पे आगे पढ़ने को मिलेगी। तो इन 3 नदियों के बीच का रीजन है, तो काफी अच्छा रीजन था इसे उभरने के लिए, इसका फायदा भी मिला। तो 5 महाजनपदों में मेनली मगध, कौशल, अवंती और वत्स में मगध एक बड़ी शक्ति बन के उभरा। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसके बाद ये मोस्ट पावरफुल स्टेट इन एंशिएंट इंडिया कहलाया। अच्छा, इस मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बृहद्रथ ने, और यही नाम का एक सम्राट होता है जो इस साम्राज्य का अंतिम शासक होगा। बृहद्रथ कौन है? जरासंध का फादर है, पिता है। जरासंध का जिक्र देखने को मिलता है महाभारत में, और यहाँ तक कि बृहद्रथ का भी जिक्र हुआ है महाभारत में। ठीक है, तो इतना जान लेना है कि मगध कहाँ पे है। तो आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये मगध था। ठीक है, टोटली मतलब मोस्टली बिहार और थोड़ा बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश आता था। तो हर्यक डायनेस्टी क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन मगध, पहली महत्वपूर्ण और पावरफुल शक्तिशाली वंश। ये आपको जो इमेज दिख रही है इसमें ये बिंबिसार है। बिंबिसार कुछ याचना कर रहे हैं गौतम बुद्ध से, तो यहाँ से ध्यान देना कि गौतम बुद्ध के समकालीन था। अब ये जो बुद्ध और जैनिज्म के लेकर जो लेक्चर बनाएंगे हम, तो ये एक नई विचारधारा है। इसी समय में हमने जैसा कि बात की अभी कि समाज कठोर हो गया, तो जब भी समाज में बुराइयां व्याप्त होती हैं तो उनको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं से एनलाइटमेंट तो किसी न किसी का होता है, अच्छाइयाँ आती हैं किसी रूप में। तो वो अच्छाइयाँ थी 2, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, समाज बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, उनको एनलाइटमेंट करने के लिए 2 नई विचारधारा आती हैं, बौद्ध और जैन धर्म। वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल बिंबिसारा कौन है? सन ऑफ भाटी है। इसका रूलिंग या रीन पीरियड इसका रहा है 544 से 493 बीसी। ये फॉलोवर था बुद्धा का एज वेल एज महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, राजगृह, और इसे श्रेणी बोला गया। ये पहला शासक है जिसने एक स्थायी सेना रखी, स्टैंडिंग आर्मी। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वैवाहिक संबंध करके इसने साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई। इसको लेके इसने कौशला देवी से विवाह किया। इसकी 3 पत्नियां थी। कौशला देवी जो कि कौशल प्रसेनजित की, देखो कौशल की डॉटर थी और प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, तो कौशल राज्य भी इनका यहाँ पे मिल गया मगध में इस हिसाब से। तो चेलना कौन था? लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली। तो इनका डॉटर थी चेलना, डॉटर थी लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली के जो शासक थे उनकी पुत्री थी। खेमा थी मौद्र पंजाब साइड से। तो ये भी हमें मिल गया। इस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद इसने अंग को भी आप आगे जाके मिला लिया। इसने अपने प्रशासन में एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशियल, ये तीनों पोर्शन अलग सेपरेट रखे, और इन तीनों को बहुत आगे जाके इन्फ्लुएंस भी किया और इनहेंस भी किया कि कैसे भी पूरी शासन व्यवस्था अच्छी चलती रहे। अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का पुत्र है और चेलना का पुत्र है। ठीक है, ये 492 से 408 तक चलता है इसका शासन। ठीक है, इसने अपने फादर को मार दिया था। ठीक है, मतलब बिंबिसार को मार दिया था, इसके बाद राजा बना था। तो अजातशत्रु को कुड़क भी कहते हैं। ठीक है, और एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से प्रभावित था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसने, यहाँ पे ध्यान देना कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में की थी 483 में। 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति। अब ये जो बौद्धिस्ट काउंसिल है, ये बौद्ध संगीति, इनको लेके भी अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें भी काफी सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं।
जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जो डेथ हुई थी 483 समथिंग में, तो वहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कि कैसे क्या आगे इस धर्म को बढ़ाना है, क्या जो डिसीजन लेने हैं, तो ऐसी सी सब कुछ। वॉन वॉर्स अगेंस्ट कौशल एंड वैशाली, इसने कौशल और वैशाली पे अटैक किया। जब देखो इसके फादर ने तो वैवाहिक संबंध बना के कैसे भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन इसने सीधा अटैक्स किए कि यार जबरदस्ती उसे साम्राज्य लाने के प्रयास किए, हालांकि ये इसमें सफल भी रहा। उदयन कौन है? अजात शत्रु का पुत्र है। इसने राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र या कहें तो पटना को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना उदयन। लास्ट ऑफ द मेजर ऑफ हर्यक वंश का अंतिम जो महान शासक है वो होगा। इसके बाद 3 अन्य किंग आएंगे, अनिरुद्ध, मांडा और नागदशक। नागदशक के बाद ये वंश खत्म हो जाएगा। उसका एक मंत्री है, आमत्र से कहते हैं, तो वो आगे जाके इसकी जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। शिशुनाग वंश कौन है? तो अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल्स के मानी जाए तो पीपल ऑफ मगध रिवोल्टेड, मगध के लोगों ने क्रांति कर दी, यहाँ पे विद्रोह कर दिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ नागदशक। नागदशक के समय में यहाँ पे विद्रोह हुए और इस विद्रोह का परिणाम ये निकला कि उसका जो आमत मिनिस्टर था, उसका नाम था शिशुनाग, वो राजा बनता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग कौन था? वायसराय था काशी का बिफोर बिकमिंग किंग ऑफ मगध, मगध के राजा बनने से पूर्व। उसने अपनी कैपिटल ग्रीवर्ज शिफ्ट कर ली। उसने अवंती को जीत लिया, अवंती को मगध में मिला लिया और शिशुनाग वंश के समय जो मगध साम्राज्य था वो काफी हद तक फैल चुका था। ये जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये मगध साम्राज्य है जो कि शिशुनाग वंश के समय में विस्तार हो चुका है इसका। ठीक है, तो ये इंडिया के मैप में जो ब्लू कलर है ये मगध है। इसके बाद इसने अपनी राजधानी को वैशाली शिफ्ट कर लिया। ठीक है, कालाशोक कौन है? तो कालाशोक सन ऑफ शिशुनाग है। कालाशोक शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, इसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, तो जो उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, इसके बाद कालाशोक ने बनाया। तो कालाशोक ने सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल, ये भी बुद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस हुआ था, ये भी बुद्ध धर्म का अनुयायी था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने वैशाली में करवाई थी। इसके शासनकाल में कब? 383 बीसीई में। पहली हुई थी 483 में, उसके बाद 100 साल बाद 383 बीसीई में। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये कम हो रहा है समय, तो ये हम देखो जैसे ही हमने टाइमलाइन देखा था ना, जीरो से उस तरफ, तो यहाँ पे घटना है, जीरो की तरफ बढ़ना है समय। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये बिफोर कॉमन एरा है। तो ही कंडक्टेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली इन 383 BC, यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद ही वाज किल्ड इन पैलेस रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट अ नंद डायनेस्टी, इसे मारा गया एक पैलेस महल में किसी विद्रोह में। उसके बाद नंद डायनेस्टी सिंहासन पे आती है। नंद डायनेस्टी कौन है? तो नंद डायनेस्टी दिस वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, गैर क्षत्रिय, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये शूद्रों का वंश था। तो यहाँ पे नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी जो थी फर्स्ट, वो नंद डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर वाज महापद्मनंद हु असर्प्ड द थ्रोन ऑफ कालाशोक, जिसने कालाशोक को सिंहासन से उतार दिया था या कहें तो खत्म कर दिया था। महापद्मनंद कौन है? ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, पहला ऐतिहासिक सम्राट, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहलाया महापद्मनंद। उसने कालाशोक को खत्म करके राजा बनाता, वो जाहिर सी बात है पढ़ा हमने। तो हिज ओरिजिन्स आर नॉट क्लियर, उसका कैसे मतलब ओरिजिन हुआ, कैसे वो एकदम से फ्रंट में आया, ये सब क्लियर नहीं है। एज पर द पुराणों के अनुसार वो सन था किसका? शिशुनाग का सन था। और शिशुनाग के कुछ संबंध थे कि शूद्र वुमन से, किसी शूद्र महिला संबंध थे, तो उससे उसको जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो शिशुनाग था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे महापद्मनंद, शिशुनाग और एक शूद्र महिला से उत्पन्न पुत्र था महापद्मनंद। एज पर जैन टेक्स्ट, जैन साहित्य के अनुसार या ग्रीक राइटर है क्यूरसस, उसके अनुसार वो एक पुत्र था बारबर और कोटसन का, एक दरबारी था लड़की, ठीक, उसके पुत्र था। तो उसका रीन शासनकाल चला 28 ईयर्स, 28 साल चला, 367 से 338 BC तक। इसे कहा जाता है सर्व क्षत्रिय हंता या सर्व क्षत्रियंता का मतलब जो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियस, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो दो उपाधियां थी इसके पास, एक तो एकरात
दूसरा सर्व क्षत्रिय हंता। द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीन, इसके समय में एम्पायर बहुत समृद्धि पाता है। इट रैन फ्रॉम कुरु से लेके गोदावरी तक, मतलब नॉर्थ में जम्मू हिमाचल वगैरह जो एरिया है वहां से लेके गोदावरी, उत्तराखंड से लेके पूरा गोदावरी वैली तक का जो एरिया था वो मगध का बन चुका था। तो मगध इन ईस्ट एंड नर्मदा ऑन द वेस्ट, तो नर्मदा मगध के बीच में पूरा साम्राज्य विस्तार अच्छा खासा इसके समय हुआ था। ही कनकर्ड मैनी किंगडम्स, उसने बहुत से राज्यों को जीता, इंक्लूडिंग कलिंग, कलिंग को भी उसने जीता था। धनानंद कौन है? ही वॉज द लास्ट नंद रूलर, एज उसे कहा जाता था एग्रेमीज और जेंड्रमीज। यहाँ पे दो नाम ले हैं कि एग्रेमीज और जेंड्रमीज किसे कहा जाता था, तो धनानंद को। कहाँ पे? ग्रीक टेक्स्ट में, ग्रीक साहित्यों में। अलेक्जेंडर इन्वेड नॉर्थ वेस्टर्न, इसने नॉर्थ वेस्टर्न को, उत्तर पश्चिम प्रांतों को जीतने का प्रयास किया पर शायद वो असफल हुआ। ही कुड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स द गंगेटिक प्लेन बिकॉज हिज आर्मीज रिफ्यूजल, उसकी आर्मी ने मना कर दिया था। इसके लिए उसने एक बड़ी सेना तैयार की, एक स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 2 लाख इन्फेंट्री, 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 3,000 एलिफेंट हाथी, 2,000 रथ। तो इस इतनी बड़ी सेना को देखकर सिकंदर भी उस समय इन्वेजन कर रहा था, डर गया था कि यार हम वहां अंदर नहीं जाएंगे। हालांकि सिकंदर ने मोस्टली पूरा सेंट्रल एशिया कवर कर लिया था, तो केवल इस आर्मी को देख के ही वो डर गया था और उसके सैनिकों ने मना कर दिया था आगे बढ़ने से पहले। तो झेलम, आप लोग मुझे बताना कि झेलम नदी पे उसका किस शासक से सामना हुआ था। तो ही बिकेम अ पावरफुल रूलर बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इस वजह से वो पावरफुल रूलर बन के उभरा। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द 8 और 9 सन्स ऑफ महापद्मानंद, महापद्मानंद के 8 और 9 पुत्रों में से कोई एक था ये। ही बिकम अनपॉपुलर, वह अनपॉपुलर हुआ बिकॉज एक्सटॉर्टिंग टैक्सेस, उसके द्वारा लगाए गए जो लगान थे या कर थे बहुत ज्यादा थे, इस वजह से वो अनपॉपुलर हो गया। प्लस इसके साथ साथ एंटी छत्री पॉलिसी, तो वो क्षत्रिय वंश था नहीं, तो अब तक जो समाज था वो समाज केवल क्षत्रियों को राजा एक्सेप्ट कर पा रहा था, गैर क्षत्रियों को राजा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वो अनपॉपुलर भी हुआ। फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बाद में सिंहासन से हटा दिया, खत्म कर दिया, और विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर इन मगध। तो आगे जाके हम मौर्य एम्पायर मगध में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम मौर्य साम्राज्य पढ़ें, हम देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष किस वजह से हुआ, क्या कॉज रहे। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या रहे कि फर्टाइल सॉइल, तो इस एरिया में फर्टाइल सॉइल थी, तो जाहिर सी बात है कि जब भूमि उपज ज्यादा होगी तो किसान सशक्त होंगे, किसान सशक्त होंगे तो किसानों का जो लीडर है वो सशक्त होगा और आगे जाके राजा भी सशक्त बनेगा क्योंकि वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। तो बाई रिवर्स गंगा, सोन और चंपा से ये घिरा हुआ था, तो बाहरी अटैक होने के कम संभावना रहती थी। प्लस बहुत अच्छी रीजन था ये, किसी भी साम्राज्य को उभरने के लिए सबसे अच्छा रीजन था। तो बोथ राजगीर एंड पाटलिपुत्र वर लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन, राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, ठीक है, जहां से पूरी रूलिंग कवर की जा सकती थी। इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं तो ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपोजिट, यहाँ पे कॉपर और आयरन की खदानें पाई गई, इस वजह से इनकी धातुओं का यहाँ पे उत्खनन हुआ। तो जाहिर सी बात है धातुओं के प्रयोग से हमारे जो अस्त्र शस्त्र होंगे वो मौजूद होंगे और काफी शक्तिशाली होंगे, और इसका फायदा किसानों को भी मिल रहा था जैसा कि हमने अब तक देखा अभी। तो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड इजीली कंट्रोल ट्रेड पे भी कंट्रोल हो गया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे नदियां वगैरह थी काफी सारी, तो साउथ में देखें चाहे नॉर्थ में देखें चाहे ईस्ट वेस्ट, हर जगह से यहाँ से कनेक्शन हो सकते थे। तो हैड अ लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग, सिटीज, तो ये सारे मेन फेस में रहे। कृषि को काफी तवज्जो मिली, माइनिंग भी हुई उस समय में, तो आर्मी में भी फंडिंग वगैरह अच्छे से हुई। तो जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड द रूलर्स, जिससे कि उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, और जाहिर सी बात है मास्टरी ओवर गंगा पे अधिकार एक बड़ा फैक्टर उभरा, और साथ साथ में चंपा पे अधिकार। तो गंगा पे अधिकार पाके ये नॉर्थ के साथ ट्रेड कर पाए अच्छे से, चंपा पे अधिकार पाके ये साउथ ईस्ट एशिया में या श्रीलंका साइड में या साउथ इंडिया में भी ट्रेड कर पाए अच्छे से। और अंग पे तो अधिकार कर ही लिए थे इन्होंने। कल्चरल फैक्टर देखें तो कल्चरल फैक्टर में सांस्कृतिक फैक्टर्स में देखें तो आर्यन एंड नॉन आर्यन पीपल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो काफी चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो है कि ब्राह्मणवाद था ही नहीं, क्योंकि इसी बीच जैनिज्म और बौद्धिज्म दो विचारधाराएं निकलती हैं उभर के, जिन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, कठोरता थी, उसको कम करने का प्रयास किया और ब्राह्मणवाद को कहीं न कहीं डिमिनिश किया। सोसाइटी वाज नॉट सो मच डोमिनेटेड बाई ब्राह्मण का डोमिनेशन
जाहिर सी बात है कम हो गया। तब मैनी किंग ऑफ मगध वर लो इन ओरिजिन, वो ब्राह्मण नहीं थे ना क्षत्रिय थे, वो कहीं ना कहीं लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे मगध के राज शासक। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जाति छुआछूत तो नहीं थी उस समय, उसको खत्म किया। पॉलिटिकल फैक्टर्स देखें तो मगध वाज लकी टू हैव मेनी पावरफुल एम्बिशियस रूलर्स, बहुत से पावरफुल एम्बिशियस रूलर्स रहे हैं। स्टैंडिंग आर्मीज, स्थायी सेना भी इसका एक पॉलिटिकल फैक्टर रहा है कि कैसे भी करके आसपास के जो राज्य हैं वो जीते। तो वजह क्या थी? स्टैंडिंग आर्मीज थी। डेवलप्ड एडवांस्ड वीपनरी, तो यहाँ पे जो आयरन की वजह से जो इनका एडवांस्ड वीपन बने, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके साथ। तो एलिफेंट का प्रयोग भी, जब देखो यहाँ पे जंगल थे तो आसानी से हाथी भी मिल जाते थे, हाथी भी इनका प्रयोग कहीं ना कहीं सेना को सशक्त कर रहा था। तो द मेजर किंग वाज डेवलप्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको भी सशक्त किया गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बताते हैं कि मगध साम्राज्य कैसे उभरा या कैसे आगे जाके इमर्ज हुआ एक बड़े साम्राज्य के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ये कंटेंट पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करना। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।